Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Article 13. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13। उसके बारे में हम आज जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 12 देखा था, जहाँ पे मीनिंग ऑफ स्टेट देखा था हमने और एक केस के थ्रू भी समझा था उसे। आज देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये उनके बारे में बात करता है, वो लॉ, वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जाते, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट है, जो फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जाते, उन लॉज की बात करता है। ठीक है, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज, ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, उनके अगेंस्ट हो, उनकी संगत में ना हो, उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 स्टेट्स दैट ऑल लॉज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution inconsistent with the fundamental rights shall be void to that extent। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में सुप्रीम अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके पहले भी कुछ कानून थे भारत में, कुछ लॉज थे इंडिया में। तो वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के पहले जो इंडिया में थे और वो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जाते, दे आर इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं या फंडामेंटल राइट्स से अलग होते हैं। ठीक है, विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के लॉस जो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जाते, फंडामेंटल राइट्स से अलग हैं या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, दे शैल बी वाइड टू दैट एक्सटेंट, उनको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 कहता है कि वो ऐसे कानून, ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे, 26 जनवरी 1950 के पहले थे, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, वो वॉइड मान दिए जाएंगे। ठीक है, नल एंड वॉइड उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसको हम दो डॉक्ट्रिन से समझेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से लिया गया है। इसमें कहता है द इनवैलिड लॉज, मतलब अवॉइड हो जाएंगे वो लॉज, अभी हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के लॉज थे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, वो अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ये आया था जजमेंट, द इनवैलिड लॉज एंड द इनवैलिड पार्ट ऑफ द एक्ट शैल बी सेपरेटेड एंड डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब किसी लॉ में, किसी एक्ट में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे किसी एक लॉ में 3 पार्ट्स हैं और उसका जो थर्ड पार्ट है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जाता। ठीक है, वायलेशन, इट इज़ इन वायलेशन टू द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जा रहा, उसकी संगत में नहीं है एक पार्ट, तो उस एक पार्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करा जाएगा। ठीक है, द इनवैलिड लॉज एंड द इनवैलिड पार्ट ऑफ द एक्ट शैल बी सेपरेटेड एंड डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, जब जैसे कोई एक्ट है उसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 फंडामेंटल राइट के साथ जाते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, और पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। हम एक एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्ट का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है, उसके कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी संगत में नहीं है, फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जाता, तो उस पार्ट को, उस पार्ट 3 को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे एक्ट को नहीं, पूरे एक्ट को इनवैलिड नहीं कहेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को इनवैलिड कहेंगे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, उस पार्ट को सेपरेट कर दिया जाएगा और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये पार्ट तो वैलिड ही नहीं है।
ठीक है, पूरे एक्ट को नहीं, सिर्फ उस पार्ट को जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये लिया गया था विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से। इसमें ये कहता है द इनवैलिड पार्ट ऑफ द एक्ट। अभी हमने देखा कि जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट का कंसिस्टेंट नहीं है, उसको अलग करके इनवैलिड कर दिया जाएगा, डिक्लेयर। अब जो वो पार्ट जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, द इनवैलिड पार्ट ऑफ द एक्ट शेल नॉट बी रिमूव्ड बट एक्लिप्स्ड और हाइडेड। जो इनवैलिड पार्ट हमने अलग किया था उनको बिल्कुल हटाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दिया, उसको बिल्कुल हटाएंगे नहीं, बस उसको छुपा देंगे, बट एक्लिप्स और हाइडेड उसको छुपा दिया जाएगा, बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमें कभी फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो उस पार्ट की तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स आ जाए, कुछ न्यू लॉज आ जाए, तो उस पार्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनवैलिड पार्ट जो हमने सेपरेट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से, उस पार्ट को हम अभी ढक देंगे, छुपा देंगे, हटाएंगे नहीं। ठीक है, ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। अभी हमने सब क्लॉज 1 देखा था, सब क्लॉज 2 देख रहे हैं। It declares that the state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights, and any law made in this contravention shall be void. आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ने कहा था कि जो लॉ पहले बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले बने हैं और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, उनसे असंगत है, वो वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएगा उतना पार्ट। लेकिन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो स्टेट नए लॉज पे तो बनाएगा, तो जो नए लॉ हैं, कोई ऐसा लॉ स्टेट ना बनाए, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द फंडामेंटल राइट, जो लोगों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को छीन ले या उन्हें कम कर दे, एंड एनी लॉ मेड इन द कन्वेंशन शुड बी वॉइड। और अगर ऐसा कोई कानून, ऐसा लॉ बनता है तो वो वॉइड होगा, उसका कोई वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है, कि अब जो नए लॉज बना रहा है स्टेट, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कहता है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ना ही वो फंडामेंटल राइट लें किसी का, ना उसे कम करे, और अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो वाइड होगा, वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब टर्म लॉ इन आर्टिकल 3 इंक्लूड्स। अभी हमने बोला लॉ, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं लॉ। आर्टिकल 13 में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ लॉ का मतलब क्या है। यहाँ लॉ का मतलब है लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, संसद भवन या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है वो लॉ का मतलब वो है, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं, अगर वो कोई अध्यादेश देते हैं, कोई ऑर्डिनेंस देते हैं, वो भी लॉ है आर्टिकल 13 में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। कोई रूल, रेगुलेशन, कोई नियम, कानून, नोटिफिकेशन मतलब सूचना, अधिसूचना, ये सब। कस्टम्स और यूसेज, कस्टम्स हैं, जो रिवाज हैं, परंपरा है, वो भी, ये सब आर्टिकल 13 में लॉ माना जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है वो, स्टेट गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई अध्यादेश, कोई ऑर्डिनेंस देते हैं वो, कोई रूल्स, रेगुलेशंस, कोई नियम, कानून, नोटिफिकेशन, अधिसूचना या कस्टम्स, परंपरा और यूसेज, ये भी लॉ में माना जाएगा आर्टिकल 13 में। ठीक है, आर्टिकल 13 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी तक हमने देखा कि स्टेट को कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, उसके संगत में ना हो, इनकंसिस्टेंट हो। और जो पहले ऐसे लॉ बन चुके हैं वो भी उस पार्ट का, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो वाइड होगा, इनवैलिड होगा। अभी तक हमने ये देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसकी क्या जजमेंट है ये देखते हैं। It was held in the judgment that the basic structure of the fundamental rights cannot be changed while the circumstantial future is subject to be changed.
कहता है, इस केस में ये कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो उसकी नींव है, उसको नहीं छेड़ सकते, उसको हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन सर्कमस्टेंशियल फ्यूचर जो है, अगर उस सर्कमस्टेंसेस पे बेस, कोई सिचुएशन के बेस अगर कुछ होगा तो उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सर्कमस्टेंशियल फ्यूचर में अमेंडमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। Constitutional amendment can make changes to the fundamental rights but which don't form part of the basic features of the constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो नींव है, जो इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स हैं, वो नहीं हिलने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं, पर बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें चेंज नहीं हो सकता। इसे ऐसे समझेंगे कि जो घर है उसकी नींव है, ठीक है, तो नींव तो वही रहेगी, उसको तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन ऊपर और फ्लोर तो बना सकते हैं। तो ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है फंडामेंटल राइट का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बाकी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं सर्कमस्टेंशियल फीचर्स पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।